मूवी की शुरुआत एक शांत और रहस्यमय वातावरण में होती है। हम एक सुनसान और टेक्नोलॉजी से भरपूर लैब देखते हैं। एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज है, वो एक जटिल रोबोट पर काम कर रहा है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन दृढ़ हैं। यह स्पष्ट है कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर है। गहरे दुख में डूबा जॉर्ज जीवन को इस तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने दुनिया के 7 अजूबों को चुनौती देने का फैसला किया, और पहली चुनौती थी एक परफेक्ट मशीनी शरीर तैयार करना। इस तरह 2 साल बीत गए और जॉर्ज ने सफलतापूर्वक 2 रोबोट तैयार किए। पहला रोबोट J1 बहुत भारी था, और न केवल उसने चलना ही सीखा था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी बच्चे के स्तर पर ही थी। दूसरा रोबोट J2 पहले का उन्नत वर्जन था, और उसकी बुद्धिमत्ता किशोर अवस्था तक पहुंच गई थी। फिर भी वह जूल्स के विचारों को संजोने के स्तर तक नहीं पहुंच सका। अभी हाल ही में उसने आखिरकार सबसे परफेक्ट रोबोट J3 को बनाया। ये न केवल दिखने में इंसानों जैसी थी, बल्कि इसका सोचने का तरीका और बुद्धिमत्ता भी जूल्स की चेतना के मॉडल को एकदम से हूबहू प्रस्तुत करता था। हालांकि इसके साथ एक नई समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। जब भी वह J3 को जगाने की कोशिश करता, तब हर बार सिस्टम क्रैश हो जाता था। जॉर्ज जानता था कि ये बड़ी मात्रा में जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के कारण सिस्टम असंगत हो जाता है। उसके मानसिक आघात से बचाने के लिए जॉर्ज को उसे अस्थायी रूप से नींद में रखना पड़ा, और यहीं से अजीब घटनाओं की एक सीरीज शुरू हुई। सबसे पहले जब वह रोज की तरह बाहर जाकर सिक्योरिटी इक्विपमेंट की जांच कर रहा था, तब J2 अचानक से जलन भरी भाषा में जॉर्ज से बोली, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। जॉर्ज ने इन बातों में स्पष्ट रूप से जलन महसूस की, जैसे कोई किशोरावस्था की विद्रोही लड़की हो। J2 ने ईर्ष्या की भावना विकसित कर ली थी। अभी कारण का पता लगाने का टाइम भी नहीं था। अगले दिन सुबह वह फिर से एक अजीब स्थिति देखता है। प्रयोगशाला का दरवाजा अनजाने में खुला पाया गया। भीतर घुसाए गए भेड़िए के भागने के बाद उसने जल्दी से दरवाजे का कंट्रोल सिस्टम जांचा और पाया कि अंदर के कोड बदल दिए गए थे। जॉर्ज ने सहज ही मान लिया कि ये J2 की शरारतपूर्ण बदला लेने की हरकत थी, लेकिन J2 ने बिना किसी झिझक के इससे इनकार कर दिया, और जॉर्ज को आगे जांचने का टाइम नहीं मिला। इस टाइम सिस्टम ने अचानक वाहन के प्रवेश के लिए रिक्वेस्ट की। दोनों ने कहा कि वे ब्लैक बॉक्स कंपनी के कर्मचारी हैं, जो इक्विपमेंट की रेगुलर जांच करने आए हैं। जॉर्ज ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया कि हाल ही में उसने देखा कि उसकी पत्नी का सिग्नल अधिक से अधिक अस्थिर हो रहा है। ये कंफर्म किया गया कि वो खुद से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो कॉल करता है तो अक्सर सामने वाला नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि ये जूल्स के धीरे धीरे कोमा में जाने का संकेत है, और ये भी दर्शाता है कि उसे जल्द ही असली मौत का सामना करना पड़ेगा। जॉर्ज को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उसे J3 की प्रोग्रेस को तेज करना होगा। अच्छा है कि इन कुछ प्रयासों के बाद J3 धीरे धीरे इस नई दुनिया के प्रति प्रतिरोधी नहीं रही। जब जॉर्ज ने इसे फिर से एक्टिव किया, तो उसने जॉर्ज से पूछा कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। जॉर्ज ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह एक नॉर्मल घटना है, क्योंकि उसकी चेतना न केवल आत्म पुनर्निर्माण की प्रोसेस में है, बल्कि दिमाग में 26 यादों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जल्दी ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। आने वाले टाइम में जॉर्ज J3 के आसपास ही रहा। उसके हेल्थ सिस्टम को एक्टिव करने में हेल्प करते हुए उसने उसे इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में भी हेल्प की, और ये सब कुछ J2 की नजरों में था। बाहर से वो चुप रही, लेकिन भीतर से जलन बढ़ती गई। अगले दिन जॉर्ज हमेशा की तरह काम पर चला गया, और जाते टाइम उसने J3 को एक वॉकी टॉकी दिया, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे तुरंत कांटेक्ट कर सके। J2 पहले से ही दरवाजे पर बहुत देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन जॉर्ज ने उसकी हेल्प को ठुकरा दिया और उसे घर पर ही रहने को कहा। इससे J2 को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसे धीरे धीरे छोड़ दिया जा रहा है। जब जॉर्ज आधा काम कर रहा था, तभी J3 की आवाज अचानक से वॉकी टॉकी में सुनाई दी। उसने कहा कि प्रयोगशाला की रोशनी अजीब तरीके से चमक रही है। उसे कुछ डर लग रहा है, और वो चाहता है कि जॉर्ज जल्दी वापस आ जाए। हाल ही में सिस्टम में हुई अजीब और गरीब बदलावों के बारे में सोचते हुए जॉर्ज को भी कुछ गलत होने का अंदेशा था, लेकिन जब वो वापस जाकर सर्किट बोर्ड की बारीकी से जांच कर रहा था, तब भी उसे प्रॉब्लम का पता नहीं चल सका। उसने मजबूरन कंपनी को इन असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट की। कंपनी ने तुरंत उसे एक नए रिस्क असेसमेंट करने वाले से मिलवाया। किसको पता था, जब दोनों की मुलाकात हुई तो असेसमेंट करने वाले ने उसे एक तस्वीर थमा दी, जिसे देखकर वो चौंक गया। ये तो उसकी सोते टाइम की चोरी छुपे ली गई तस्वीर थी। साफ जाहिर था कि कोई गुप्त रूप से उसकी निगरानी कर रहा है। असेसमेंट करने वाले ने उसे बताया कि फोटो किसी ने गुमनाम रूप से भेजी है, और उसे भी संदेह है कि किसी ने कंपनी के रिसर्च को टारगेट किया है। एहतियात के तौर पर उसने जॉर्ज को एक सूटकेस दिया और बताया कि यहाँ नया सिक्योरिटी प्रोग्राम है, लेकिन इसे केवल इमरजेंसी में ही खोला जा सकता है। परंतु सरप्राइज की बात यह थी कि उस दिन देर रात जॉर्ज तीव्र सायरन की आवाज से जाग गया।
सिक्योरिटी सिस्टम ने सूचित किया कि लैब में घुसपैठ हुई है। उसने हथियार उठाया और चारों ओर तलाशने लगा, लेकिन बिखरे हुए कांच के अलावा कोई घुसपैठ के निशान नहीं मिले। लैब में भी कुछ नहीं खोया था, केवल J3 गायब थी। जॉर्ज को अचानक कुछ गलत समझ आया। उसने तुरंत ही असेसमेंट करने वाले द्वारा सिखाए गए सिक्योरिटी प्रोग्राम को खोल दिया। एक पल में बेस पूरी तरह से बंद हो गया। मूल्यांकनकर्ता की इमेज स्क्रीन पर दिखाई दी और उसने जॉर्ज से पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। जॉर्ज हिचकिचाया, क्योंकि वह कंपनी को J3 के बारे में नहीं बता सकता था। इसलिए उसने केवल ये झूठ कहा कि वो सिर्फ जिज्ञासा के कारण था। कड़ी मशक्कत के बाद जब उसने मूल्यांकनकर्ता को विदा किया तो वो तुरंत कार लेकर बाहर खोजबीन करने निकला। इसके बाद उसने ड्रोन भी शुरू कर दिया, परंतु चाहे उसने आसपास सब कुछ छान मारा हो, उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि किसी वाहन के गुजरने के निशान भी नहीं दिखे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, फिर भी जॉर्ज हार मानने को तैयार नहीं था, और जब वो बेस पर लौटकर रात के काम का बोझ कम करने के लिए अलमारी खंगाल रहा था, तभी J3 अंदर से गिर गया। जब तक वो कारण समझ पाता, J3 ने उसका गला पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि वो सिर्फ जॉर्ज की पत्नी जूल्स का प्रतिरूप था, तो J3 पागल हो गया और जॉर्ज से पूछने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अब जब सब कुछ सामने आ गया था, जॉर्ज को उसके सामने सब कुछ कबूल करना पड़ा। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा था, इसलिए उसने जूल्स के व्यक्तित्व के टेम्पलेट और यादों के डेटा का यूज करके एक फिजिकल रोबोट बनाया, जो कि प्रयोगशाला में J1 से J3 तक है, और हर वर्जन को अपडेट करते गए। उसने J3 से वादा किया कि चौथा वर्जन कभी नहीं आएगा। फिर J3 धीरे धीरे शांत हो गया और उसने जॉर्ज को बताया कि आज जो हुआ था वो सब J2 ने उसे बताया था, और यहाँ तक कि उसे वो काला डिब्बा भी दिखाया था। जॉर्ज गुस्से में J2 के पास पहुंचा, लेकिन उसकी पूछताछ का सामना करते हुए J2 ने खुलकर स्वीकार कर लिया। तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? तुम मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं बेहतर नहीं बन सकती? J2 विनम्रता से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जॉर्ज को सिर्फ गुस्सा आया। उसने सीधे उसका पावर बंद कर दिया। टाइम की कमी के कारण उसने सीधे J2 की मैकेनिकल टांग को अपग्रेड करके J3 पर लगा दिया। फिर उसके कठोर धातु के खोल को हटाकर नरम सिलिकॉन त्वचा लगा दी। अंत में उसमें बूढ़ा होने वाली कोशिकाएं इंजेक्ट की। इस तरह दुनिया का सबसे परफेक्ट बायोनिक रोबोट पैदा हुआ। उसके पास न केवल यूनिक फिंगरप्रिंट थे, बल्कि सबसे चमकदार मुस्कान भी थी, यहाँ तक कि अपनी खुशी और गम और सबसे शुद्ध आत्मा भी। केवल उसके रूप और काया को जॉर्ज की पत्नी जूल्स के समान बनाया गया था। थोड़ी देर बाद J2 का शरीर अलग कर दिया गया और J3 का शरीर भी अलग कर दिया गया। जाने से पहले J2 जॉर्ज की इमेज को अपने दिल में बसाना चाहती थी, लेकिन विडंबना ये थी कि उस टाइम जॉर्ज की आंखों में केवल J3 दिखाई दे रही थी। ये सीन J2 को पूरी तरह से निराश कर देता है। वो धीरे धीरे झील के किनारे पहुंची और अफसोस और ना चाहते हुए भी अपनी अब तक ना खेली हुई लाइफ को खत्म कर दिया। जब जॉर्ज को J2 की गुमशुदगी की भनक लगी और चाहे जितना भी प्रयास किया उसे कोई भी सुराग नहीं मिला, तो उसे उसके अवशेषों से खड़ा करना पड़ा। जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार के बाद J2 की आखिरी निशानी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ दिनों के अनुकूलन के बाद J3 का सिस्टम परफेक्ट होने लगा और उसके मन में धीरे धीरे अधिक से अधिक यादें उभरने लगीं, जिससे वो अनजाने में ही जॉर्ज के प्रति एक भाव रखने लगी। हालांकि जब उसने जूल्स की पहचान को अपनाने की कोशिश की और अनायास जॉर्ज के बगल में लेट गई, तो उसे जॉर्ज की बेरहम अस्वीकृति और डांट का सामना करना पड़ा। J3 का दिल टूट गया। वो नहीं जानती थी कि उसके अस्तित्व का क्या अर्थ है, सिर्फ जूल्स की आत्मा को समाहित करने के लिए। इसलिए वास्तविकता और सोच के बीच के विरोधाभास के कारण उसकी प्रणाली एक बार फिर उलझन में पड़ गई। लेकिन जब वो फिर से जागी तो जॉर्ज के पास उसे कोई सांत्वना या स्पष्टीकरण देने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसे ब्लैक बॉक्स कंपनी से एक फोन आया था। फोन पर अधिकारी ने उसे बताया कि जूल्स की चेतना अब अंतिम समय पर पहुंच गई है और उसे अंतिम बार बात करने की तैयारी करने को कहा। जॉर्ज बहुत हैरान हुआ, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से पिछली बार जब कर्मचारी घर आए थे तब उसे बताया गया टाइम के विपरीत था। ये सुनकर जॉर्ज को अंदाजा नहीं था कि जिम्मेदार व्यक्ति उससे भी अधिक घबराहट दिखा रहा था, क्योंकि उनके अभिलेखों में उस बार की यात्रा का रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं था। जॉर्ज को दिए गए दोनों नाम वाले व्यक्ति उनके कर्मचारी नहीं थे। यह रहस्यमय स्थिति जॉर्ज को भ्रमित कर रही थी। हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, उसे तुरंत अंतिम कदम उठाना था। अचानक कंपनी के उच्च अधिकारी स्क्रीन पर दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने रिमोट लोकेशन के माध्यम से झील में डूबकर आत्महत्या करने वाली J2 को खोज लिया था और इसी वजह से उन्हें जॉर्ज की सीक्रेट प्लानिंग के बारे में पता चल गया। उन्होंने जॉर्ज को डांटते हुए कहा कि वो सारा रिसर्च बंद कर दे और वहीं रुके। कंपनी तुरंत लोगों को भेजेगी जो प्रयोगशाला को संभालेंगे। जॉर्ज आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं था। वो तुरंत बेस से बाहर निकला और कुल्हाड़ी से बेस में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता तोड़ दिया। लेकिन
उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही वो बाहर निकला, जूल्स की आखिरी फोन कॉल भी टाइम पर आ गई और इसी मौके का फायदा उठाते हुए J3 ने उस पर अपना प्रभुत्व दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हें जॉर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बोलने से पहले ही जॉर्ज बेस पर वापस आ चुका था। उसने फोन छीन लिया क्योंकि ज्यादा समझाना सुविधाजनक नहीं था। वो केवल अपनी पत्नी को खुद पर विश्वास करने के लिए कह सकता था और वादा किया कि जल्द ही वो फिर से मिलेंगे। इसी घटना से J3 को सब कुछ समझ में आ गया। पास में शुरू हो रहे प्रयोगशाला उपकरण को देखते हुए उसे आखिरकार अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। लेकिन और भी निराशाजनक बात यह थी कि उसकी हर चीज जॉर्ज की पत्नी जूल्स के टेम्पलेट के अनुसार प्रोग्राम की गई थी। इसलिए चाहे वो कितनी भी टूट जाए, वो जॉर्ज से कभी नफरत नहीं कर सकती और न ही वो रिप्लेस होने से बच सकती है। इसलिए जब कंपनी के लोग बेस में घुस गए और एक के बाद एक सुरक्षा द्वारों को तोड़ने लगे तो निराश होकर J3 प्रयोगशाला की मेज पर लेट गई। जब जॉर्ज ने अपनी पत्नी जूल्स की चेतना को उसके दिमाग में डाला तो कंपनी के लोग भी अंतिम गेट के सामने पहुंच चुके थे और बेहोशी की हालत में पड़ी J3 को देखते हुए जॉर्ज ने हथियार उठाकर अंतिम लड़ाई की तैयारी की। पर किसे पता था, जब केबिन का दरवाजा खुला तो बाहर कोई नजर नहीं आया। न सिर्फ वो आदमी बल्कि पूरे बेस में अब सिर्फ सांसों की आवाज ही बची थी। इस तरह पूरे बेस में कोई घुसपैठ के निशान नहीं थे। जॉर्ज की स्तब्धता के दौरान J3 भी जाग गई। उसकी उस बेहद परिचित नजर और अपने प्रति उसकी स्नेहपूर्ण पुकार को देखकर जॉर्ज बहुत खुश हो गया। उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई थी। उसकी पत्नी सचमुच जीवित हो उठी थी। पर अगले ही पल काले बॉक्स के अंदर फिर से बजने वाली फोन की घंटी ने सब कुछ तोड़ दिया। जॉर्ज इस वाक्य का अर्थ नहीं समझा और फिर भी अनजाने में फोन उठा लिया। हालांकि अंदर से आने वाली आवाज ने उसे झकझोर कर रख दिया। फोन फिर से जूल्स ने ही किया था। उसने जॉर्ज को बताया कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी क्योंकि जॉर्ज की चेतना जल्द ही गायब होने वाली थी। उस कार दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति और काले बॉक्स में बंद व्यक्ति कभी उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि वो खुद था। इन 2 सालों में वो हर टाइम अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने का तरीका सोचता रहा, पर कभी सोचा नहीं कि वो खुद ही वो भटकती हुई आत्मा है। और क्योंकि चेतना को संरक्षित करने की एकमात्र शर्त यह है कि मृत व्यक्ति को ये पता न चले कि वो पहले ही मर चुका है, इसलिए प्रयोगशाला और उसकी आंखों के सामने की हर चीज एक भ्रम थी। और क्योंकि अब चेतना संरक्षण का आखिरी टाइम आ गया है, जूल्स ने उसे सब कुछ कबूलने का फैसला किया। इसी तरह पत्नी और बेटी के अंतिम विदाई के शब्दों के बीच जॉर्ज की चेतना और अनगिनत फ्लैशबैक की मेमोरी फ्रेगमेंट अंततः शून्य में विलीन हो गए और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो में।